अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका वादा किया गया था। यानी एक वक्त था, वो दिन थे जब नैब वाले दूसरों को बुलाया करते थे। नैब वाले तो अब भी बुलाते हैं, लेकिन बिल आखिर वो दिन आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो नोटिस हुआ है उसमें नैब की तकर्रियों के हवाले से पूछा जाएगा। आइन के आर्टिकल 240 और 242 के तहत पूछा जाएगा। आखिर वो भी दिन अब आ गया है कि पीटीआई के एमपीएज, पीटीआई के एमएनएज, पीटीआई के वुज़रा और पीटीआई के पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस आया है और वो भी हाज़िरियाँ देंगे। पहले अपोजिशन वाले शिकायत करते थे कि सिर्फ हमें बुलाया जाता है। वो भी दिन आ गया है कि पहले तो तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस मिले, सज़ा भी हुई। अब वफाकी वज़ीर को, फैसल वाडा को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिला है, वो भी उधर जाएंगे। बिल आखिर वो दिन भी आ गया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में कह दिया कि जी 2 साल हमें एनआरओ वालों ने रोका है, लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है, हम कश्तियाँ जला चुके हैं। ये दिन तो आया है, लेकिन ये क्या वही दिन है जिसका वादा किया गया था? हम देखेंगे, ये सवालात आज मेहमानों के सामने रखेंगे। तारफ़ करा देता हूँ, हमें ज्वाइन किया है सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने, साबिक गवर्नर पंजाब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, साबिक वज़ीर कानून हैं और कानूनदान हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सरदार साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, ज़रा करीब हैं, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि एनआरओ वालों ने हमारे 2 साल ज़ाय किए, हमें रोका। क्या वाकई आपकी पार्टियों ने, मसलन आपकी पीपल्स पार्टी है, आपकी पार्टी ने वज़ीर आज़म को, पीटीआई की गवर्नमेंट को परफॉर्म करने से रोका है? देखें, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता है। और माशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब, मोहतरम इमरान खान साहब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। झूठ बोलने में भी, यू टर्न लेने में भी उनका कोई सानी नहीं है। मेरे ख्याल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जब लिखा जाएगा तो उसमें उनका नाम यकीनन आएगा। देखें, ना तो एनआरओ ये देने लायक हैं, देने काबिल हैं, ना ये बादशाह सलामत हैं, ना ये ज़ियाउल हक हैं, ना ये जनरल कियानी है, यानी आर्मी चीफ और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस अंदाज से कि ये 18वीं तरमीम से पहले के हों। तो ये तो देने लायक ही नहीं है, इनके पल्ले ही नहीं है, इनके बस में ही नहीं है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हमने तो ये केस नहीं बनाए, ये केस तो इनके पहले के बने हुए हैं। अरे भाई, तो एनआरओ किसने आपसे मांगा है और क्या आप एनआरओ दे भी सकते हैं या नहीं है? आपने तो कहा था कि आप 30 दिन के अंदर ये कर देंगे, आप 10 अरब दरख्त लगा देंगे, आप 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बनाने थे, लोगों की जिंदगी बदलनी थी। तो यही मैं कह रहा हूं कि भाई हमने आपको कहां से रोका? 30 दिन से आपने 6 माह कहा, 6 माह से आपने साल कहा, साल से 2 साल हो गए। अब कब तक आप पिछलों पर और हमारे ऊपर डालते रहेंगे? आप तो कहते थे कि अगर जो शख्स IMF से लोन लेता है वो पाकिस्तान की इज्जत और नामूस को खाक में मिलाता है, और मैं खुदकुशी करना इसको पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं पाकिस्तान की इज्जत और नामूस और वकार पर कोई हर्फ आने दूं और मैं IMF के पास जाऊं या कर्जा मांगूं। तो तुमने कर्जा न सिर्फ IMF से मांगा, तुमने दुनिया में हर एक के आगे जाके कशकोल का एक ड्रम ले जाकर तुमने भीख मांगी, तुमने UAE से मांगी, तुमने जो है सऊदी अरब से मांगी, तुमने चाइना से मांगी, तुमने मलेशिया, अरे किस किस मुल्क के पास तुम नहीं गए और भीख तुमने नहीं मांगी है? पाकिस्तान में जितनी 10 हुकूमतों ने कभी इतना कर्जा नहीं मांगा था जितना तुमने इस 2 साल में पाकिस्तान को गिरवी रख के इधर रुकिएगा। आप फरमा रहे हैं कि अपोजिशन ने नहीं रोका। जनरल साहब, आपकी तरफ आता हूं। वजीर आजम मैं लाहौर गए थे, उन्हीं के कोट्स में आपको सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि
ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और कानून साजी में तावन मांगा जाए तो फिर ये एनआरओ मांगते हैं। अब कानून साजी के लिए आप इकट्ठे होते हैं, एनआरओ मांगते हैं नहीं मांगते, हुकूमत ये कह रही है, लेकिन एपीसी बुलाई जानी थी, अभी तक तो एपीसी में तो इकट्ठे नहीं नजर आए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, पहली बात तो मैं जरा एनआरओ एक एब्रिवेशन है 3 लफ्जों का, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंसेस जारी करता है सदर ममलिकत या गवर्नर्स करते हैं, और इसके लिए सिफारिश की जाती है मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की तरफ से। जी। और ये इसको हमारे मोहतरम वजीर आज़म साहब ने एक रुकावट के तौर पर इसका जिक्र किया। मैं तो ये कहूंगा कि उनको ये तस्लीम करना चाहिए कि वो कौम के सामने उन्हें जुर्म कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि 2 साल उनको जो काम कौमी मुफाद में करना चाहिए था वो इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो सोच रहे थे कि एनआरओ दें और उससे कोई कंसेशन अपोजिशन से लें। मेरे ख्याल में इख्तियार तो उनका था। अब 2 साल का वक्फा अरसा जो अगर गुजर गया और उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने जुर्म किया वो काम जो उसको करना चाहिए, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये कौमी मफाद में है कि अपोजिशन को सॉर्ट आउट किया जाए, उनके खिलाफ कदम उठाए जाए, उनके खिलाफ ये किया जाए और वो किया जाए और फलान किया जाए। ये तो जुर्म उन्होंने खुद किया है, अपने आप को बतौर मुजरिम तस्लीम कर लें, कौम को बताएं कि उन्होंने ये जुर्म क्यों किया। पहली बात ये है। और ये कह देना कि जी हम एनआरओ कौन मांग रहा है, भाई मांग रहे क्यों दे रहे हो? वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं, वज़ीर आज़म साहब तो ये फरमाते हैं कि अमन कानून साजी के लिए भी तामन मांगा जाए। जनरल साहब और बुरा भला कहते रहे। जनरल साहब ये 2 साल इंतजार कर लेना और कौमी जुर्म कमिट कर लेना जो कि उनको करना चाहिए था अब तक, गंद को बकौल उनके गंद को साफ करने के लिए, इस बात को यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। और मेरे ख्याल में ये लफाजी है। और फिर जिस तरीके से खोसा साहब ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न लेना, एक बात कह देना उसकी कंट्राडिक्शन कर लेना, अब अपनी इल्जाम दूसरों के सर डाल लेना। चले इधर रुकिए, ये बात हो गई। जनरल साहब इधर रुकिएगा प्लीज। जहाँ तक एपीसी का ताल्लुक, एपीसी में कोई जल्दी नहीं है और मेरे ख्याल में मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए अपोजिशन को इकट्ठा करने की रिक्वायरमेंट है। और जब वो समझेंगे कि इस बात की जरूरत है कि कौमी लेवल पर कोई तहरीक लॉन्च की जाए या कार्रवाई की जाए, मेरे ख्याल में इकट्ठे हो जाएंगे। कोई देरी की बात नहीं है। अभी मसला इधर रुकिएगा जनरल साहब, इधर रुकिएगा प्लीज। बैरिस्टर साहब, कानून साजी के लिए वजीर आजम तो कहते हैं कि इनसे तावन मांगा जाए तो ये आगे से एनआरओ मांगते हैं, लेकिन अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कहते हैं कि ये जो अभी कवानीन पास हुए, जिनका अभी वजीर आजम साहब ने भी इशारा किया, वो कहते हैं ये तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये बैरूनी दबाव की वजह से इकट्ठे हुए और इन्होंने कवानीन पास किए। दूसरी तरफ आज वफाकी वजीर शेख रशीद कह रहे थे, वो अपोजिशन को ताना दे रहे थे कि रात को जब इनको समझाया जाता है, जब रात वाले इनको समझाते हैं तो समझ आ जाती है, फिर कानून पास करवा देते हैं। तो क्या ये प्रेशर अंदरूनी है रात वालों का जो समझाते हैं, या बैरूनी प्रेशर है जिसकी वजह से ये कवानीन पास हुए? देखिए जी, मेरी कुछ रीडिंग इस तरह है। सबसे पहले तो हम थोड़ी एनआरओ की तशरीह कर दें। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत सारे जो नैब के केसेस थे और डिफरेंट करप्शन के केसेस थे, एक कानून बनाया गया था कि वो सारे केसेस माफ हो जाएंगे, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है जिसका एनआरओ नाम रखा गया और बड़ा हो गया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड करार दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने। जब भी कोई कोशिश करता है कि अपने करप्शन के मुकदमात माफ किए जाएं या उनमें कोई उनको कंसेशन दिया जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं कि वो एनआरओ मांग रहा है। तो जो आज स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो कुछ इस तरह इस वजह से आई क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले 3-4 कवानीन आए, पेश हुए, जिसमें 3 ऐसे कानून थे जो कि पाकिस्तान की जरूरत थी फैटफ में, और ये बड़ी देर से मामला चल रहा है और उस पर कानून साजी हमें करना जरूरी इसलिए थी कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकलें
और अपनी जो इकोनॉमी है उसको बचाएं। तो वो पास हो गए ना बिल, वो तो फिर ज्वाइंट सेशन में पास हो गए। हो रहे थे पास, जी जी, जब उसकी डिस्कशन हो रही थी और वो पास हो जाने चाहिए थे, तो उसको लिंक किया गया जो नैब का कानून है उसमें अमेंडमेंट्स के साथ, और वो जो नैब के कानून की सजेशंस आई कि उसमें ये अमेंड किया जाए, उससे ये लगता था कि जितने केसेस चल रहे हैं इस वक्त बड़े बड़े मेगा करप्शन के, अगर वो अमेंडमेंट्स मानी जाती तो उनमें से बहुत सारे केस जो हैं वो खत्म हो जाते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आप जब एक कौमी मुफाद के लिए जो हमने कानून साजी करना चाह रहे थे, उसमें भी आप जो है एनआरओ मांग रहे हैं कि नैब का अगर आप हमें अमेंडमेंट देंगे तो हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन मुझे यकीन ये है कि जब पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी के जो रेलेवेंट लोग हैं, उन्होंने जब ये देखा कि ये कानून जो हैं जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, तो उन्होंने अपनी जो ख्वाहिशात थी उसको साइड पे करके फिर उसके बाद ये कानून साजी में मदद दी हुकूमत की। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है जब कौमी मसाइल की बात आती है, हमें कश्मीर की बात आती है, तो मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अच्छे लीडर्स हैं वो एक ही पेज पे होते हैं। बाकी जहां तक एनआरओ का मामला है, वो कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, पीएमएन की तरफ से भी कि अमेंडमेंट्स ऐसी आ जाएं नैब कानून में। लेकिन जो मेरी लास्ट डिस्कशन हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये इंडिकेट किया था हम सबको कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है अमेंडमेंट के लिए, अगर उस अमेंडमेंट का असर करप्शन के केसेस को खत्म करना है, अगर उसका मकसद है कोई इंप्रूवमेंट हो, कोई बेहतरी हो नैब के कानून में, तो फिर हुकूमत बिल्कुल तैयार है। चल इधर रुकिएगा बैरिस्टर साहब, मैं ब्रेक ले लेता हूं। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम नैब के हवाले से बातें हो रही हैं, नैब के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सरदार साहब, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो है करप्शन के खिलाफ एजेंडा, वो नैब। आज शेख रशीद बहुत सारी बातें करते हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हम देख रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ पे भी फ़र्द जुर्म लग गई, हमजा शहबाज पे भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई। टुमारो, कल यानी परसों रादर पीर के रोज़ वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी है। शेख रशीद आज कह रहे हैं कि जी शरीफ ख़ानदान और आसिफ जरदारी ख़ानदान अब सियासत से आउट हो गया। क्या इसी वजह से, इसी डर से फिर ये जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चाह रही थी, नून लीग चाह रही थी, अपोजिशन चाह रही थी कि तरमीम आ जाएं? देखें, बिल्कुल भी नहीं। हमने जो तरमीम प्रपोज की थी वो आइन को के मुताबिक था। एनआरओ जनरल परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर लेके आए थे और उस दौर में वक्त पे लेकर आए थे जब उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया था, मुअख्खर कर दिया था। आइन के ताबे नहीं वो लेकर आए थे। ये 1999 का जो नैब ऑर्डिनेंस है, माफ़ कीजिएगा, ये कोई असेंबली के ज़रिए से मुंतखब नुमाइंदों ने कानून साजी नहीं की थी। ये एक वो लेके आया था, एक डिक्टेटर लेके आया था आइन को पामाल करने का, और जिसकी पादाश में जो बाद में उसका तसलसल था, उसमें सजाए मौत का वर्डिक्ट है जो उनके खिलाफ अभी भी ज़ेर अपील है। तो इसलिए, और उसकी एक बैकग्राउंड थी, जो एहतसाब एक्ट लाया गया था, वो सैफुर रहमान उसको इंचार्ज बनाया गया था, वो भी बदनीयती पर मबनी था। एहतसाब रहमान कहते थे ना सैफुर रहमान, रानी जी रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा को, यानी पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था उसमें। और आपने वो टेपें भी देखी जो बाद में आई, जिसमें हमें एक नाजायज सजा करवाई गई। जस्टिस मलिक कयूम वाला केस जो है, 5 रुकनी बेंच, जी चीफ जस्टिस जहांगीरी साहब ने जिसे कहा बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, और वो एक तारीख का हिस्सा है। और ये मोहतरम जो है हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो एक्ट लेकर आए थे, ये ऑर्डिनेंस लेकर आए थे 99 का, ये स्पेसिफिक था
यानी मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनको बाहर निकालने के लिए, उनको सजा करने के लिए, मुल्क बदर करने के लिए, माफी देने के लिए जब उन्होंने बैरूनी अभी तो आपने भी सरदार साहब सुना ना कि फला फला शिकें अमेंड कर दें, तरमीम कर दें ताकि करप्शन के केसेस जो सब्सिडाइज हो जाएं या रुक जाएं या प्रोसीडिंग्स ना हो सकें। देखें, आइन का आर्टिकल 12 कहता है कि आप, ये बुनियादी हक है आइन के आर्टिकल 12 में पाकिस्तान के अवाम उन्नास का, कि उस दिन, जिस दिन कोई जुर्म का इर्तिकाब हुआ है उसी दिन का कानून आप पर नाफिज होगा, उससे पहले का कानून का कोई ताल्लुक या बाद में नहीं उसकी तरमीम की जा सकती। तो हमने क्या कहा कि 1999 12 अक्टूबर 1999 में जो कानून राइजुल वक्त था उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो हमने कहा कि भाई 99 से इसका इतलाक किया जाए। ये तरमीम हमने मांगी थी जो आइन से हम आहंगी करती थी। बाकी तरमीम भी आप देख लीजिएगा जो मुजवजा थी, जो हमने तरमीम प्रपोज की थी वो आइन को के मुताबिक थी, उस कानून को हम आहंग करने की थी, आइन के मुताबिक लाने की थी। अरे भाई इस पर आप बात तो करने, रुकिएगा, आप बात करने को तैयार नहीं हो इस पर। इधर रुकिएगा। नैब में क्या, नैब अगर हमने कहा कि 1 अरब से, तो भाई फिर ये 1947 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 1958 में। पहले 1947 में 5247 के तहत होते थे। 47 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 था। उसके बाद 1958 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट होती रही है। और वैसे भी सरदार साहब पुराने कवानीन को छोड़ें, इसी ऑर्डिनेंस में यही हुकूमत अभी एक तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई थी जब बिजनेसमैनों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि हमें खराब किया जाता है। इधर रुकिएगा बैरिस्टर अली जफर साहब, आज शेख रशीद ये भी कह गए कि किसी ने सवाल पूछा कि वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बुलाया जाता, तो शेख रशीद ने कहा जी उनको क्यों बुलाएं। अब केसेस तो माफ़ करना उनके खिलाफ भी थे, हेलीकॉप्टर वाला केस था, फिर 23 अकाउंट्स वाला मुस्लिम लीग की तर्जमान आज भी कह रही थी मरियम औरंगजेब साहिबा, फिर जो फॉरेन फंडिंग केस है, केसेस तो पड़े हैं। फिर तासर तो यही सही आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने अपने फैसले में भी लिखा कि तासर यही है कि सियासी लकीर के एक तरफ वालों को नहीं बुलाया जाता, दूसरों को बुलाया जाता है। देखिए पराचा साहब, पहले तो मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि नैब का कानून जो था, दुरुस्त फरमा रहे हैं खोसा साहब के वो मुशर्रफ के ज़माने में आया, लेकिन उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह देखा और देखने के बाद सजेशंस दी और कहा कि ये इसकी शिकें दुरुस्त हैं, और कुछ जो सजेशंस हैं उनकी उसके बाद पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट करके बाकायदा तौर पे उस कानून को एक्सेप्ट भी किया। और उसके बाद मुशर्रफ साहब जब चले गए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शायद 5 साल गुजारे उन्होंने, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, शायद उन्होंने भी 4-5 साल गुजारे। तो वो 10 साल जो थे उसमें ये कानून चलता रहा और उसके अंदर केसेस भी होते रहे, बहुत सारे केसेस थे। तो ये कह देना कि एकदम वो गैर कानूनी हो गया क्योंकि अब वक्त आ गया था कि कुछ मेगा करप्शन के केसेस उन्होंने देखना शुरू किए हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं। लेकिन इसके बावजूद मेरी अपनी जाती राय ये है कि उसमें कानून में तरामीम होना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि नैब कानून में मेरे मुताबिक अभी भी गैर कानूनी और यानी गैर आईनी है, आइन के खिलाफ हैं, और उसमें तरमीम होने की जरूरत है। उस हद तक मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया था, जिसकी आपने जिक्र किया कि एक ऑर्डिनेंस आया था, वो बिल्कुल दुरुस्त ऑर्डिनेंस था और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि किए गए थे सॉल्व। बैरिस्टर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि तरमीम होना चाहिए, आपके जाती ख्याल में भी कि वो आइन के मुतसादम है। इधर रुकिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जनरल साहब, शेख रशीद कहते हैं कि नैब को, वजीर आजम को नहीं बुलाना चाहिए। आप तो बार बार कहते हैं कि जी फलां केस है, फलां केस है, फलां केस है, बुलाना चाहिए। नैब तो नहीं बुला रहा उनको। मैं इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ शेख साहब के बारे में एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। ये आप लोगों की मेहरबानी है, लोगों की तफरीह तबाह के लिए आप लोग शेख साहब को मीडिया पे बुलाते हो, उनकी बातें सुनते हो,
वो तफरीह तौबा के लिए वो बात करते हैं, उनके बातों की कोई अहमियत नहीं है और ना वो सीरियस है उसके बारे में। आजकल उन्होंने न्यूट्रल प्ले करना शुरू कर दिया है, तब्दीली वो देख रहे हैं, इस किस्म की बहकी बातें राइट लेफ्ट की कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं तब्दीली? कौन सी तब्दीली देख रहे हैं वो जनरल साहब, कौन सी तब्दीली देख रहे हैं? आऊंगा जी। वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उसको अदालत ने बुलाया, अदालत के सामने पेश हुए, डिस्क्वालीफाई हुए और वहां से वो निकले और फिर बाद में दूसरे वजीर आज़म आए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वजीर आज़म पाकिस्तान थे, अदालतों ने बुलाया और आधी मिनट की कार्रवाई के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की और उनको फारिग कर दिया और दूसरे वजीर आज़म आए। तो इस वजीर आज़म के बारे में अगर कोई वही आया हुआ है, कोई इस किस्म का कानून आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है कि जिस आदमी का नाम इमरान खान हो, जिसका ताल्लुक PTI से हो, उसको बुलाया नहीं जा सकता। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सरदार साहब, ये करामत खोखर रुकने कौमी असम्बली हैं, वो PTI से हैं। गदनफर अब्बास छीना MP हैं, वो PTI से हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब जिनका नाम सरदार उस्मान बुज़दार है, वो भी PTI से हैं। अब इनको नैब ने तलब किया है, बाकायदा तौर पर नोटिस आए हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी इस केस में उस्मान बुज़दार को तलब करना नहीं चाहिए था, और वैसे भी ये तो बदनाम करने वाली बात है ना कि जी वो शराब के लाइसेंस दे रहे थे। तो तब्दीली तो आ रही है ना फिर एटीट्यूड में नैब के, इन लोगों के। देखिए, हम उम्मीद है कि ये नया पाकिस्तान जो कहते हैं माशाल्लाह, जिसके नारे पर ये आए हैं, और जिस तरह इन्होंने अलीम खान को जब उन्होंने नैब ने बुलाया तो उसको मुस्ताफ़ी होना पड़ा, और एक और जो वजीर थे इनके उसको भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा, और बाद में सप्तान को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा। तो उम्मीद है कि उस्मान बुज़दार भी उसी असूल पर मुस्ताफ़ी होंगे। इसलिए कि देखें, ये जो नैब ने बुलाया है, अगर राजा साहब आपने ये देखा हो तो ये एक ऐसे होटल को शराब का ठेका दिया गया है जो 1976 के जो होटल मैनेजमेंट एक्ट 1976 है उसके मुतसादिम और मुनाफी दिया गया है। और फिर जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को बुला के हुक्मनामा जाए, उसको 3 दफा बुलाया गया, 3 दफा समरी चीफ मिनिस्टर हाउस में बुलाई गई। एक जो इनके फुफा हैं जो DSP साहिबाल लगे हुए हैं इस वक्त, उनके जरिए से 5 करोड़ एक लिया गया, 5 करोड़ दूसरा लिया गया उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर के नाम। और ये होटल ये वैसे सरदार साहब पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, और बार बार कह रहे हैं, वो कहते हैं कि वजीर आला का तो इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो एक्साइज डायरेक्टर ने देना था, उन्होंने दे दिया, समरी तो रूटीन में आती है। फिर अरे राजा साहब सुन तो लें, उसके बाद ये था कि 1900 ये जो थी पॉलिसी 2009 की, चीफ मिनिस्टर्स ने 2009 की पॉलिसी बनाई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है इंचार्ज था कि अगर कोई लाइसेंस देना दरकार होगा तो वो चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल से होगा। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर हाउस में 3 मरतबा ये समरी मंगवाई गई। होटल अभी बना नहीं है, होटल अभी फंक्शनल नहीं हुआ है, ये सिर्फ 5 स्टार या 4 स्टार होटल को ये लाइसेंस दिया जा सकता था। होटल अभी तक जारी नहीं हुआ है, लाइसेंस पहले जारी हो गया है, ना ये 5 स्टार है ना ये 4 स्टार है। सरदार साहब वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। इधर रुकिएगा बैरिस्टर साहब, अब ये ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार इसमें बच ही नहीं सकते हैं। तो मुझे हैरत हो रही है कि अभी भी वो इस केस में कहें कि फयाज चौहान, तो ये उनका भी ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री है जो मेरे अभी जनरल साहब ने बयान किया शेख रशीद की, जो माशाल्लाह वो बताई, ये फयाज चौहान उसके बाप है। तो इसलिए मज़ाक का सरदार साहब इधर रुक जाइएगा, इधर रुकिएगा प्लीज। बैरिस्टर साहब, अब नैब में तकर्रियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये सुओ मोटो नोटिस है, और आर्टिकल 240
और आर्टिकल 242 आइन के दो आर्टिकल्स का हवाला भी दिया गया है। अगर वाकई ये सारा प्रोसीजर 20 साल से आइन के मुतसादम चल रहा है, इन दो आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप खुद भी अभी फरमा रहे थे कि नैब कानून में कुछ चीज़ें हैं जो आइन के मुनाफी हैं, तो जो कानून सबऑर्डिनेट लॉ अगर आइन के खिलाफ जा रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट नैब कानून को नल एंड वॉइड करार दे सकती है? जी देखें, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नैब कानून को एक बार बड़ा डिटेल तरीके से देखा है और उसमें उन्होंने बहुत सारी शिकों को सॉलिडली बड़ा क्लियरली ये कहा है कि वो दुरुस्त है। इसलिए ये तो नहीं होगा कि नैब कानून पूरा का सारा खत्म कर दिया जाए। अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट किसी केस में दोबारा से इन शिकों को देखेगी तो हो सकता है कुछ शिकें जो हैं उनको अब गैर आईनी करार दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सुओ मोटो केस लिया है जिसका आपने जिक्र भी किया, और उस केस में उन्होंने ये कहा है कि जो नैब के स्पेशली डीजीज हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, उनको उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी जो कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर सवाल उठाया और अदालत ने कहा है कि हम उसको एग्जामिन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत अपनी जो उनकी सुओ मोटो खुद लेने की ताकत है, उस ताकत के तहत बहुत पहले भी केसों में अपॉइंटमेंट्स अगर गलत है तो उन अपॉइंटमेंट्स को गलत करार दिया गया है। बल्कि नैब के खुद बहुत सारे केस हैं लोगों के खिलाफ कि उन्होंने नैब ने बनाए हुए केसेस के अगर किसी ने गलत अपॉइंटमेंट कर दी है तो उसको नैब ने कहा है कि ये जुर्म है। तो ये एक बड़ा अहम केस है जो सुओ मोटो आएगा, क्योंकि इस केस में अगर वाकई अपॉइंटमेंट्स पे फैसला हुआ कि गलत हैं तो फिर बहुत सारे लोग तब्दील होंगे और मेरी नजर में जरूरत है। और अगर बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी बैरिस्टर साहब, टाइम भी जा रहा है, मैंने जनरल साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन अगर इन लोगों की कॉम्पिटेंसी की वजह से इनको हटाया जाता है तो इन्हीं डीजीज में से जिनको हटाया जाएगा फिर उनकी तरफ से जो केस तैयार किए गए और उनकी बुनियाद पर सजाएं होंगी, उनका क्या स्टेटस होगा? फिर देखिए, डीजी ने डिसाइड तो फैसला तो करना होता है अदालत ने, और अदालत ने फैसला करना होता है कि किसी ने जुर्म किया है कि नहीं शहादत पे बेस करके। तो उन केसों को तो फर्क नहीं पड़ेगा जो केसेस चल रहे हैं। मैं अदालत से पहले वाले मामला देख रहा हूं। अगर कोई 1.5 साल से बंद है, कोई 2 साल से बंद है, अदालत में अभी गया ही नहीं है केस, जिसको प्री ट्रायल या अंडर ट्रायल कह रहे हैं रादर, तो उनको 1.5 साल 2 साल जो बंद रहे और फिर अदालतों से उनको रिलीफ भी मिल गया। ख्वाजा साद रफीक वाला केस देखने तो ऐसे डीजीज का जो इनकॉम्पिटेंसी की वजह से हटाए जाएंगे, उनके तैयार करदा केसों की रिट्रोस्पेक्शन कैसे होगी फिर? जी देखें, अभी तो थोड़ा जल्दी है कहना, पता नहीं हटाए जाएंगे कि नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट्स कैसी हैं, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है जाती तौर पे। लेकिन एक अजम्पशन करते हैं कि अगर अदालत ने उनको हटा दिया और ये कहा कि अपॉइंटमेंट किसी की गलत है, तो फिर यकीनी तौर पे अदालत ये भी बताएगी कि अपॉइंटमेंट्स नई किस तरह होनी चाहिए, किस तरीकेकार से होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। चले तो इधर रुकिएगा बैरिस्टर साहब, इधर रुकिएगा प्लीज। जनरल साहब आपकी तरफ आता हूं। वफाकी वजीर फैसल वोडा का वो केस लग गया आज, जिसमें उनकी दोहरी शरीयत है, लेकिन साथ साथ तौहीन अदालत का भी उनको मिल गया नोटिस। इस वक्त तो फिर दानियाल अजीज चौधरी, तलाल चौधरी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो भी बड़े कीनली देख रहे होंगे ना इस केस को कि ये केस आगे कैसे बढ़ता है। देखिए, पहले तो मैं ये जो नैब वाली कहानी है उसके ऊपर छोटा सा एक कमेंट मैं करना चाहूंगा। ये जो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है कि इंडिविजुअल्स की कॉम्पिटेंस और अदरवाइज, ये नैब के इख्तियारात से मुताल्लिक है। नैब के कवानीन जो रूल्स और रेगुलेशंस जो कि फ्रेम किए जाने थे कि अपॉइंटमेंट्स किस तरह से करने हैं, उसको आईनी अप्रूवल उस किस्म की नहीं है, वो स्क्रूटनी जो आईनी है वो नहीं है। और ये जजमेंट अगर आएगा तो ये तकरीबन नैब के तमाम इमारत को धड़ाम से नीचे गिराएगा, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस एज सच अप्रूव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज वो नहीं है।
और इंडिविजुअल स्पेसिफिक मेरे ख्याल में ये बात नहीं है, इस बात को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। रह गया जहाँ तक वाडा साहब का ताल्लुक, वाडा साहब का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसको अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के बराबर उठलाने के बराबर करने के लिए। देखते हैं, अभी तक तो किसी अदालत ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। देखे ना, दानियाल अजीज चौधरी आपकी पार्टी से थे, तलाल अजीज चौधरी आपकी पार्टी से लिया गया हो जिसकी अप्रूवल नेशनल लेवल पे हो या मीडिया लेवल पे हो, तो देखा जाना है, देखते हैं कि क्या होता है। सरदार साहब, वक्त जा रहा है, आपकी ओपिनियन चाहिए इसी नुक्ते पे, क्योंकि जब यूसुफ रजा गिलानी को हटाया गया था तौहीन अदालत में, आप उस वक्त थे, आप काबीना का हिस्सा भी थे। देखें, फैसल बाडा तो अमेरिकन नेशनल है और ड्यूल अदालत में केस लगा है सरदार साहब ही नहीं, वो तो डिस्क्वालीफाई होगा, कंटेम्प्ट में सजा हो या ना हो, वो डिस्क्वालीफाई इस बिना पे होगा। मुझे ये इल्म इसलिए है कि हमारे ही एक शख्स ने की थी इनके खिलाफ पिटिशन, और उस वक्त मुझे पता है इनके खिलाफ शवाहिद इतने ठोस हैं और ये इन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया है। तो ये ड्यूल नेशनल तो इनके अपने जो एडवाइज़र्स हैं, इनके अपने जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, वो भी बहुत सारे ड्यूल नेशनल हैं। ये हुकूमत चला ही बैरूनी कुव्वतें रही हैं, ये उन्हीं के जो है भेजे हुए गुमाश्ते जो है ये हुकूमत चला रहे हैं, ये ख़जाना चला रहे हैं, ये IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं, ये इकोनॉमिक हिटमैन किताब पढ़ लें, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत पाकिस्तान चल रहा है। इस वक्त विदेशी आकाओं के ताबे हम गुलामी कर रहे हैं। कब तक इमरान खान से जान छूटती है, पाकिस्तान कब आज़ाद होता है, ये अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि जितनी जल्दी इमरान खान से मुखलसी हो ताकि पाकिस्तान जो है अपने कदमों पे खड़ा होकर। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, आपने वक्त निकाला। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग के मरकजी रहनुमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, साबिक वफाकी वज़ीर कानून PTI के रहनुमा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।